डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास बायोलॉजी 2025 से चैप्टर नंबर 8 जो कि बायो एनर्जेटिक्स के बारे में है, इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स को देखें तो सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद मेन इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं। एक है एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है इट इज़ अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंप्लीट डिटेल में हम इसको जो है अंडरस्टैंड करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो तीनों टॉपिक्स को हम जो है वो बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे। मैं पहले आपको बुक से समझाऊंगा, उसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स की तरफ लेके जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं। इन शॉर्ट नोट्स से हम एटीपी को भी स्टडी करेंगे, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म को भी अंडरस्टैंड करेंगे और इसी तरह रेस्पिरेशन को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, बायो एनर्जेटिक्स से। जी, तो बायो एनर्जेटिक्स की बात करें तो बुक में सबसे पहले जो है बायो एनर्जेटिक्स के जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो बायो जो है वो मीन लाइफ होता है और एनर्जेटिक्स जो है वो रिलेटेड है एनर्जी से। तो इन दो वर्ड से आपने जो है बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन को जहन में रखना है। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एनर्जेटिक्स मीन प्रोसेसिंग एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी को क्या क्या किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो ये तमाम काम जो एनर्जी के साथ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, उनके प्रोसेसेस को समझना क्या कहलाएगा, बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स को हम यूँ डिफाइन करेंगे, बायो एनर्जेटिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर, कन्वर्ट, स्टोर एंड यूटिलाइज एनर्जी टू फ्यूल देयर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो एक्वायर से मुराद आप फोटोसिंथेसिस ले लें, कन्वर्जन से मुराद आप जो ग्लूकोज को डिफरेंट जो है वो फ्रुक्टोज वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है या दूसरी फॉर्म्स में। इसी तरह जो है वो स्टोरेज के लिए भी आपको पता है कि स्टार्च में ये मोस्टली स्टोर किया जाता है। इसी तरह यूटिलाइज, रेस्पिरेशन में यूटिलाइजेशन होती है। तो बेसिकली प्लांट जो हैं वो कैप्चर करते हैं सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाते हैं, वो फूड बना लेते हैं। और इसी तरह एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड। प्लांट और एनिमल में बेसिक जो है वो डिफरेंस क्या है कि दोनों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट है। प्लांट अपने खाना जो है वो खुद बनाते हैं, सनलाइट से कैप्चर करते हैं एनर्जी को, और वहीं पे एनिमल जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ डाइट यूज़ करते हैं। दिस एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल लाइक एटीपी, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म है। एटीपी को अभी हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं नीचे। ATP act as ready source of energy that cell can access whenever needed for processes such as growth, movement, repair and reproduction. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं कलेक्टिवली। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हैं वो फंडामेंटल होते हैं मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म से मुराद होती है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मतलब तमाम बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक हैं या यानी कि डिस्ट्रक्शन वाले हैं, या एनाबॉलिक या जो है वो जॉइनिंग वाले हैं, उनमें जितने भी रिएक्शन हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है, और अगर मॉलिक्यूल लूज़ कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपने केमिस्ट्री में जो है वो डिटेल में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन का याद रखना है, ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये भी याद रखें, जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ होगा। और इसी तरह रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और उसमें जब ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन। तो ये इस तरह से आपने इसमें इसको जो है वो याद रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन में आप याद रखें कि ऑक्सीजन गेन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, ऑपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। और रिडक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रही है तो
ऑक्सीजन जो है वो लूज़ हो रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स रिएक्शन इज एसेंशियल फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। बेसिकली अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गेन और लॉस आपको क्यों समझाया गया है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनके अंदर अगर आप चाहे सेलुलर रेस्पिरेशन को देख लें, फोटोसिंथेसिस को देख लें, तो आप देखेंगे मेन जो रोल प्ले कर रहा है इस सारी एनर्जी को स्टोर करवाने में वो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हम जाके इसको स्टडी करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहा है और एनर्जी का रिलीज़ वगैरह भी करवा रहा है। तो सबसे पहले एटीपी को समझते हैं। अब हम एटीपी जो है उसे सेल की एनर्जी करेंसी बोला जाता है। एनर्जी करेंसी किस लिहाज से बोला जाता है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर जिस तरह कंट्री की एक अपनी करेंसी होती है, पाकिस्तान में रुपीज़ जो है वो करेंसी है, डॉलर्स भी चलते हैं, लेकिन क्या है कि आम दुकान पे अगर आपने जाके कोई चीज़ लेनी है तो आपके पास रुपीज़ ही होने चाहिए। हर दुकान वाला डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ जो है वो एक्सचेंजेस वाले होते हैं, जो कि मनी एक्सचेंज वाले, वो डॉलर के बदले में आपको पैसे दे देते हैं रुपीज़ में। तो सेल के पास भी अब डिफरेंट टाइप की एनर्जीज के जो हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज भी है, वो भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। इसी तरह जो है वो मैंने आपको बताया था कि स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की, तो पौधे अपने पास वो भी रखते हैं। लेकिन ग्लूकोज को दे के जो है वो एनर्जी नहीं ली जा सकती, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, बेसिकली ऐसे समझ लें कि गोल्ड या कोई भी और आपके पास चीज़ ऐसी पड़ी है, वैल्यूएबल चीज़ है जिसको आप एक्सचेंज करके कोई चीज़ ले सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का जो एक्सचेंज रेट डिफरेंट होता है, तो इस वजह से जो है पैसा रुपीज़ एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो हर चीज़ के बदले में हम दे के ख़रीद सकते हैं आलमोस्ट। तो इस वजह से सेल के पास भी एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू वो अपने तमाम काम जो है वो प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सकता है, वो है एटीपी। क्योंकि एटीपी के अंदर ही एनर्जी जो स्टोर होती है उसको वो यूटिलाइज़ करता है। बाकी ग्लूकोज को और बाकी जो स्टार्च वगैरह है या बाकी तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू वो एनर्जी की ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से एटीपी को क्या कहा जाता है, सेल की एनर्जी करेंसी, यानी सेल के वो पैसे या रुपीज़ जिनके थ्रू वो कोई भी सेल के अंदर काम करवा सकता है। तो सेल जो हैं वो यूज़ करते हैं स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शन, जिसका नाम है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, जिसे हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी जो है अगर हम उसको देखें तो उसके 3 सब यूनिट होते हैं, 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। नंबर 1 पे देखें तो एडिनिन है हमारे पास, जो कि एक नाइट्रोजिनस बेस होती है। नंबर 2 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास राइबोज शुगर है, और नंबर 3 पे देखें तो ये एक फास्फेट ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे 3 फास्फेट ग्रुप हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। ये न्यूक्लियोटाइड में भी आपने लास्ट चैप्टर के स्टडी किया होगा, उसमें बस जो डीएनए है उसमें यहाँ पे राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज होती है, और बाकी यही चीज़ होती हैं, फास्फेट एक होता है। तो एडिनिन, राइबोज शुगर जो कि 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन कैसे, ये जो इसके कोने हैं ये तमाम कार्बन के बने होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, इसे शुगर बोला जाता है। 3 फास्फेट ग्रुप आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इनके दरमियान एनर्जी जो है वो कहाँ पे स्टोर है इस पूरे मॉलिक्यूल में, तो एनर्जी स्टोर होती है इन फास्फेट बॉन्ड्स के अंदर। ये फास्फेट जो हैं इनको आपस में जिन बॉन्ड्स ने जोड़ा हुआ है वो एनर्जेटिक बॉन्ड हैं, और वो कोवलेंट बॉन्ड हैं बेसिकली। जब वो ब्रेक करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी से जो है वो सेल अपने अंदर जितनी भी काम है, जितनी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या बाकी एनर्जी वाले काम हैं, वो इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके करता है। अगर हम मज़ीद इसको देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी स्टोरेज एंड रिलीज इन एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी किस तरह होता है, सेल स्टोर एनर्जी बाय कंबाइनिंग एडीपी
विद पी फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट को पीआई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक फास्फेट है उसको जो है वो एडीपी के साथ कंबाइन करता है। तो बेसिकली ये एक पूरा साइकिल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ इतना मॉलिक्यूल जो है ये एडिनोसाइन कहलाता है। कौन कौन से उसमें चीज़ें आ जाती हैं? दो चीज़ें, एडिनिन और राइबोस। जब पहला फास्फेट इन एडिनिन और राइबोस शुगर के साथ जुड़ता है तो उसे कहते हैं एएमपी, यानी एडिनोसाइन मोनोफास्फेट। एक फास्फेट है, ये दोनों आपने नहीं देखने यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा? एएमपी यानी एडिनोसाइन मोनोफास्फेट। अब जब इसके साथ दूसरा फास्फेट आके जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट बन जाएगा। और एक बॉन्ड जो है, अब ये एनर्जेटिक बॉन्ड हमारे पास आ गया। इसी के साथ अगर तीसरा भी जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है वो आके जुड़ जाए तो फिर ये बन जाता है एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राई, 3 फास्फेट वाला। तो ये 3 फास्फेट में हमारे पास अगर हम देखें तो 2 एनर्जी रिच बॉन्ड हैं। एक ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये जो इसकी अगर आप शेप देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि इस तरह से थोड़ी टिल्ट शेप में बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये बॉन्ड जो हैं ये एनर्जी कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड हैं। ये जब ब्रेक होते हैं तो यहाँ से लेट से ब्रेक हुआ तो ये क्या 2 फॉस्फेट ग्रुप रह जाएंगे, तो ये बन जाएगा एडीपी, ये वाला एडीपी एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। तो यूँ एडीपी बनेगा और एडीपी को अगेन जब मज़ीद तोड़ा जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड भी अगर हम तोड़ दें और इसकी भी एनर्जी हासिल कर लें तो हमारे पास एएमपी बन जाएगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और एएमपी को मज़ीद नहीं तोड़ा जाता। तो ये आपने याद रखना है कि 2 बार जो है वो बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होती है। आगे मैं आपको ये इक्वेशन में भी लिख के बताता हूँ। तो ये बस एक बार जो है दोबारा से आप देख लेंगे, ये जो बॉन्ड हैं ये तोड़ेंगे तो एक तो इसका नेम चेंज हो जाएगा और मोनोमीन 1 फॉस्फेट ग्रुप लगा है, डाईमीन 2 लगे हैं और ट्राईमीन 3 लगे हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जिसमें मैं इक्वेशन से बताता हूँ कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम ब्रेक करेंगे एटीपी को तो सेल रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग वन ऑफ द हाई एनर्जी फास्फेट, ठीक है, 2p की ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करके जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब एटीपी 3 फास्फेट वाले को तोड़ेंगे और एक फास्फेट अलग हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर और इनऑर्गेनिक फास्फेट में चेंज हो जाएगा और उसके जो बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज़ होगी वो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल के इक्वल जो है वो प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह अगर हमने इसको रिएक्शन की शक्ल में देखें तो एटीपी है, H2O है और एडीपी बन गया, एक फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज़ हुआ और साथ एनर्जी। फर्दर अगर हम ब्रेक डाउन करें तो एडीपी को अगेन तोड़ा H2O के मौजूदगी में और एएमपी बन गया, फास्फेट और एनर्जी इतनी जो है वो प्रोड्यूस हुई। अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये एडीपी बन जाएगा और एएमपी जो है वो उसमें अगर हम इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड कर दें और एक इतनी ही एनर्जी दें तो ये वापस रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम की पॉइंट है इसमें कि 1941 में फ्रिट्ज लिपमैन ने नोबेल प्राइज़ विन किया था जब एटीपी को एज द मेन एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल इन द सेल एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, हमारा जो सेकंड टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है बाय विच ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एब्जॉर्बिंग लाइट और बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू देयर फूड। तो यूज़ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन कौन से आ जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह, इनको मिलाते हैं और एक ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी ग्लूकोज वगैरह तैयार कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं एनर्जी और सर्व एज प्रिकर्सर फॉर अदर मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड लिपिड। प्रिकर्सर का मतलब है कि ऐसे मतलब कंपोनेंट बनाते हैं जिनसे प्रोटीन और लिपिड्स की बाद में फॉर्मेशन होती है।
Photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight, chlorophyll with oxygen as a byproduct। तो photosynthesis जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। किस किस से? रिएक्टेंट क्या होते हैं उसमें? वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, इनकी मौजूदगी में ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाया जाता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन एज ऑल लाइफ डिपेंड ऑन इट। तो फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस आप इसी चीज़ से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम लाइफ जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है, चाहे वो ऑटोट्रोपिक हैं चाहे वो हेट्रोट्रोपिक हैं। क्योंकि ऑटोट्रोपिक अगर खाना नहीं बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के तहत तो हेट्रोट्रोप वो खाना या उस खाने से बने जो प्लांट हैं उनको नहीं खा सकेंगे, वो भी साथ मर जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है उसकी इक्वेशन है 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो लाइट एनर्जी की मौजूदगी में क्लोरोफिल में जो है वो रिएक्शन करते हैं और हमारे पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें आपने ये जो नंबर हैं 7 ये भी याद रखने हैं। मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस मेनली 2 फेजेस में होती है, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो ये 2 रिएक्शंस हैं जिनको हमने अभी डिटेल में स्टडी करना है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों जो हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये बेसिकली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं जहाँ क्लोरोफिल होता है। यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है ये केमिकल मौजूद होते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट लाइट रिएक्शन पे। ये तो अब हमने लाइट रिएक्शन को पढ़ना है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में 2 मेन रिएक्शन है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर सनलाइट का यूज़ होता है। डार्क रिएक्शन में सनलाइट का कोई इस्तेमाल नहीं होता। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करके डार्क रिएक्शन को जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। तो लाइट रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे कहाँ पे होता है तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जो है आपने देखा होगा कोइन लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये कोइन लाइक जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब इन मेम्ब्रेन के ऊपर जो है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और जब लाइट एनर्जी उस पर गिरती है तो उसके नतीजे में ATP और NADPH प्रोड्यूस होते हैं। अब NADPH क्या है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। NADP जो है ये एक हमारे पास कोएंजाइम है और यहाँ पे मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन की याद दिलाता जाऊँ कि हमने वो स्टडी किया था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज जो है उसके बारे में पढ़ा था। तो NADP जो है ये एक कोएंजाइम है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बन जाता है NADPH। तो ये दोनों ही बेसिकली क्या है हमारे पास प्रोडक्ट हैं लाइट रिएक्शन में, जो कि हमने लाइट एनर्जी को यूटिलाइज़ करके ATP और NADPH बनाए हैं। अब ये दोनों जो हैं आगे डार्क रिएक्शन के रिएक्टेंट के तौर पे जाके काम करेंगे। मतलब लाइट रिएक्शन में हमने ये जो 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं इनसे एनर्जी निकाल के डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाया जाएगा। अब इन की फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह से ये दोनों जो हैं जनरेट किए जाते हैं लाइट रिएक्शन में। तो सबसे पहले होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट को ऑब्जॉर्व किया जाता है। यहाँ पे आप देखें ये 2 हमारे पास जो हैं ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल दिखाए जा रहे हैं। बेसिकली ये फोटोसिस्टम 1 होता है और ये फोटोसिस्टम 2 होता है। इनको सेपरेटली क्यों दिखाया गया है, एक पे ही क्यों नहीं दिखाया गया? इसकी ये वजह होती है कि इनमें से ये डिफरेंट लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कोई हाई इंफ्रारेड कोई जो है वो लाइट रेज जो हैं वो स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट रेज को ऑब्जॉर्व कर रहा है और एक जो है वो लार्जर वेवलेंथ की लाइट रेज को ऑब्जॉर्व कर रहा है। इस वजह से दोनों को सेपरेट दिखाया गया है। अगर हम देखें तो ये फोटो सिस्टम 2 है जो शुरू में दिखाया गया है। इसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो इसके फोटो सिस्टम में से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं आप समझें वो निकल के हायर एनर्जी पे मूव कर गए। ठीक है, उन्होंने एनर्जी जो ऑब्जॉर्व की है तो अब वो एनर्जी की वजह से उनकी जो एनर्जी है वो हायर हो गई है। तो वो यहाँ से मूव कर गए, निकले और फिर उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से गुजारा गया या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरे।
जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरे तो उन्होंने साइटोप्लाज्म से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को एडीपी यानी एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट से मिलाया और वो क्या बन गई, एटीपी, यानी अपनी एनर्जी उस बॉन्ड में स्टोर कर दी जो दो फास्फेट को आपस में मिलाता है। ठीक है, तो ये दो फास्फेट को आपस में मिलाया, एडीपी को एटीपी बना दिया और अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसकी अपनी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो वापस आके कहाँ पे ऐड हो गए, फोटोसिस्टम 2 में। अब आपने ये याद रखना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकले हैं, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्लोरोफिल का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल आपको दिखाया जा रहा है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई है, उसे भी फिल करवाना है। वो कैसे फिल करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। उसी दौरान जब यहाँ से क्लोरोफिल वाले फर्स्ट मॉलिक्यूल से निकले थे इलेक्ट्रॉन, क्लोरोफिल 2 से भी या क्लोरोफिल के सेकंड मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकले थे, जिसके नतीजे में यहाँ पे भी होल क्रिएट हुआ था। तो दोनों पे लाइट एनर्जी गिरने से होल क्रिएट हुए, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल गए। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था, क्लोरोफिल के जो पहला मॉलिक्यूल दिखाया जा रहा है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जब अपनी एनर्जी एटीपी से एटीपी जनरेट कर लेगा, तो वो खुद किस होल को फिल कर देगा, इस वाले क्लोरोफिल के होल को, यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसकी जगह को फिल कर देगा। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा NADP कोएंजाइम के पास। ये NADP कोएंजाइम है और वो अपनी एनर्जी या अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वो किसको ट्रांसफ़र कर देगा, NADP को, और NADP किस में चेंज हो जाएगा, NADPH में। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ तक अभी हमने जो समझा कि फोटो सिस्टम जो फर्स्ट वाला दिखाया गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और उसने ATP बनाया और फोटो सिस्टम 2 के होल को कम फिल कर दिया, और फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसने NADP को इलेक्ट्रॉन दे के NADPH बना दिया। अब सवाल ये आता है कि जो फोटो सिस्टम 1 है उसका जो होल है उसको कौन फिल करेगा। तो उसके लिए एक अलग से प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस जो है लाइट एनर्जी रिएक्टेंट में होते हैं। तो इसमें वाटर का क्या रोल होता है कि वाटर को फोटो मीन लाइट, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन करना, लाइट एनर्जी से ब्रेक डाउन किया जाता है किसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस प्रोसेस को जाहिर किया जा रहा है। H2O को तोड़ के ऑक्सीजन बनाई जा रही है और हाइड्रोजन बनाई जा रही है। उसके नतीजे में जो दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वाटर के टूटने से, वो जाके होल फिल कर रहे हैं किसका, पहले क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का। तो क्लोरोफिल के पहले मॉलिक्यूल का होल फिल किसने किया, हाइड्रोजन में। और अगर हम कॉन्टीन्यूसली इस रिएक्शन को देखें तो ये कॉन्टीन्यूसली रिएक्शन होता जा रहा है। तो यहाँ पे कि हमें ये समझ आएगी कि जो हमारे पास वाटर का जो इलेक्ट्रॉन है वही बेसिकली जाके किसको मिल रहा है, यहाँ से देखें घूम के जाके NADP को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वाटर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इस होल को फिल किया। अगली बार जब लाइट पड़ेगी तो वो वाला इलेक्ट्रॉन राइज होगा, यहाँ से ATP बनाएगा, क्लोरोफिल के दूसरे मॉलिक्यूल के होल में जाके फिल कर देगा, और वहाँ से फिर लाइट एनर्जी पड़ेगी तो यहाँ से राइज होके फिर NADP को NADPH बना देगा, यानी NADP को जाके वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो अगर डायरेक्ट देखें तो यहाँ से वही इलेक्ट्रॉन जो वाटर से निकला था वो जाके किसको मिल रहा है, NADP को, और NADPH बना रहा है। तो यहाँ पे हमें जो है वो दो चीज़ें मिली हैं, एक हमें मिला है ATP का मॉलिक्यूल और एक हमें मिला है NADPH का मॉलिक्यूल। तो ये दो मॉलिक्यूल जो हैं ये अगले रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पे काम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो NADPH की फॉर्मेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन आर यूज टू रिड्यूस NADP। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन के मैंने सारा पाथवे बताया, हाइड्रोजन आयन जो है वो H2O का हाइड्रोजन आयन जो है उसी को NADP लेके NADPH बनता है। NADP जो है उसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट कंटेनिंग ये एक कोएंजाइम है जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करता है ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन
आयन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो NADP क्या है, एक कोएंजाइम है जो कि फास्फेट कैरियर होता है और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करता है। तो ये हमारा लाइट रिएक्शन था। इसमें इसको हम जी स्कीम भी बोलते हैं। जी स्कीम कैसे कि यहाँ से अगर आप देखें तो ये इस तरह एक जी बनता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, और ये Z की शक्ल आपके सामने जो है वो नज़र आ रही होगी आपको, इस वजह से इसको हम जी स्कीम भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं डार्क रिएक्शन पे। डार्क रिएक्शन का जो दूसरा नाम है वो है केल्विन साइकिल। जी तो अब हम डार्क रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। डार्क रिएक्शन जो है आपके सामने डिस्प्लेज है। इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं और केल्विन साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बने हैं ATP और NADPH, उन्हीं को ही इसमें यूटिलाइज़ किया जाता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन की जाती है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फ्लूइड फील्ड जो स्पेस है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, वहाँ पे ये वाला रिएक्शन होता है और इसमें रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। इसमें जो है मैंने 3 स्टेप्स जो हैं आपकी बुक में जिस तरह मेंशन है वैसे ही लिख दी हैं। 3 स्टेप्स में इसको हम समझेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन का। वो किस तरह से फिक्स होती है, यहाँ पे आप लोग देखें कि ये एक इस रिएक्शन का एक एंजाइम है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, जिसे हम रुबिस्को भी बोलते हैं, लेकिन आपने जस्ट याद रखना है 5 कार्बन कंपाउंड, इतनी डिटेल नहीं आपने अभी समझनी। तो यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड देखें, 3 हैं, 5 कार्बन कंपाउंड हैं, 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल हैं। ये है एक ये है और एक ये। अब 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो इसके साथ फिक्स होंगे, इस वजह से हम कहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड आए जो कि पौधे, जो हम कहते हैं ना कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को डार्क रिएक्शन में ऑब्जॉर्व करके उससे इन 5 कार्बन के जो 3 मॉलिक्यूल हैं, तीनों कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो अब ये 5 कार्बन वाले थे, एक कार्बन इसको मिला, एक ये सेकंड वाला इसको मिला और थर्ड वाला इसको मिला। तो अब ये 5 से कितने कार्बन हो गए, तीनों 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बन गए या कंपाउंड बन गए। तो 3 मॉलिक्यूल हैं और तीनों अब हमारे पास 6 मॉलिक्यूल पर या 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। अब क्या होगा कि ये जो 6 कार्बन वाले कंपाउंड हैं ये काफ़ी जो हैं ये डिस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ से समझ लें कि ये सेंटर से ब्रेक हुआ तीनों जो हैं, और टोटल कितने बन गए अब हमारे पास 6 जो हैं ये 3 मॉलिक्यूल से चेंज हो गए 6 मॉलिक्यूल्स में। लेकिन अब जो कार्बन के नंबर थे वो पहले 6 थे, अब वो कितने रह गए हैं, 3, मतलब 6 मॉलिक्यूल हैं और 6 के अंदर हमारे पास 3 कार्बन हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या होगा कि जो हमने लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH प्रोड्यूस करवाए थे वो आएंगे, वो आके यहाँ पे ATP जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी और NADP अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से यहाँ से एक जो है ये 6 मॉलिक्यूल्स में से एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल उसमें से निकला। एक साइकिल में एक ही 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर नेक्स्ट साइकिल से एक और 3 मॉलिक्यूल वाला कार्बन का जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड वाला एक मॉलिक्यूल निकलेगा और ये दोनों मिलके 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बना देंगे। तो यहाँ से अभी एक साइकिल में एक ही जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि एक मॉलिक्यूल निकला। बाकी जो 5 हैं 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल वो एज इट इज़ ही आगे वापस चले जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 5 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन कंपाउंड वाले। अब ये ख़ुद को रीअरेंज करेंगे, कार्बन जो हैं एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे और अगेन हमारे पास 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 मॉलिक्यूल हैं लेकिन 3 कार्बन वाले हैं। यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे लेकिन कितने कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले। यानी अगेन हमारे पास एंजाइम जो है वो रिकवर हो गया। तो हमने एंजाइम का भी यही पढ़ा हुआ है कि एंजाइम जो है वो किसी भी रिएक्शन में यूटिलाइज़ नहीं होता, खुद
मतलब ये नहीं होता कि वो खुद भी ख़त्म हो जाए, एट द एंड ऑफ रिएक्शन एज इट इज़ निकल आता है। तो यहाँ पे रिकवर हो गया हमारे पास एंजाइम, अगेन यही साइकिल चलेगा, 3 मज़ीद कार्बन को अपने साथ ऐड करके 6 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल बनाएगा और अगेन ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये जो रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट हुई है, ये हमने जो यहाँ पे ये ATP और NADPH भेजे हैं जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसने क्या किया, रिडक्शन। तो इसलिए कहते हैं यूजिंग ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH 3 कार्बन कंपाउंड आर रिड्यूस टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे 3 कार्बन बना, अगली बार फिर 3 कार्बन आएंगे और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। These carbohydrate are used to form glucose molecule। नेक्स्ट है कि रीजनरेशन फेज़ है। रीजनरेशन फेज़ में क्या होगा, 3 कार्बन कंपाउंड जो हमारे पास हैं 5, वो वाले अपने आप को रीअरेंज करेंगे, इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि ATP को इस्तेमाल करके वो वापस जो हैं वो 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल में खुद को चेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किया है। तो अगेन इसको ओवरऑल जो है मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ। यहाँ तक जो है ये कार्बन की फिक्सेशन का जो है ये चल रहा है, कार्बन फिक्सेशन हो गई यहाँ पे जो है वो रिडक्शन हो गई, और यहाँ पे, या आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, ये जो है ये कार्बन फिक्सेशन हो रही है यहाँ पे, और ये वाला मॉलिक्यूल बन गया कार्बन की फिक्सेशन से। फिर यहाँ पे जो है आपको रिडक्शन नज़र आ रही है, और यहाँ पे जो है वो वापस रीजनरेशन हो रही है 5 कार्बन कंपाउंड की। तो ये 3 जो हैं बेसिक इसमें स्टेप्स हैं, इनको आपने समझ लेना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल के रोल को समझते हैं, क्या है फोटोसिंथेसिस में इसका रोल। जी, तो रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट दैट अब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। अभी हमने जो है वो लाइट रिएक्शन पढ़ा था कि वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है वो प्राइमरी पिगमेंट है, वाइल क्लोरोफिल बी जो है वो एंड कैरोटीनॉइड सर्व एज एसेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए का जो है वो प्राइमरी काम है, और जो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स जो हैं आपको डिफरेंट पत्तों में डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, वो कैरोटीनॉइड्स होते हैं मोस्टली। तो वो एसेसरी पिगमेंट के तौर पे काम करते हैं। पिगमेंट का काम क्या है, विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्व करना, स्पेशली ब्लू और रेड वेवलेंथ की लाइट को, टू ड्राइव फोटोसेंसिस। ठीक है, ये फोटोसेंसिस के लिए बेस्ट क्या है, ब्लू और रेड वेवलेंथ की लाइट। इसी तरह अगर हम डिटेल की बात करें तो लाइट अब्जॉर्प्शन जो है उसकी एफिशिएंसी ओनली 1% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लीफ सरफेस इज अब्जॉर्ब, द रेस्ट इज़ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। तो जो एनर्जी कन्वर्जन होती है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉसेस होते हैं, आपको आइडिया है। तो यहाँ पे आप इसकी एक और एग्जांपल भी देख रहे हैं कि सिर्फ 1% लाइट जो कि पत्ते के ऊपर गिरती है, उसकी सिर्फ 1% लाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। ब्लू एंड रेड लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसेंसिस। ब्लू और रेड लाइट जो हैं वो फोटोसेंसिस के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड लाइट को, इसलिए इसे कहते हैं प्राइमरी रोल इसका जो है क्लोरोफिल ए का होता है। इसी तरह एसेसरी पिगमेंट जो हैं वो ऑब्जॉर्ब करते हैं बाकी वेवलेंथ की लाइट्स को। तो की पॉइंट ये है इसमें कि पिगमेंट आर सब्सटेंसेस दैट अब्जॉर्ब विजिबल लाइट। डिफरेंट पिगमेंट अब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी डिफरेंट कलर की वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को जो है वो डिफरेंट पिगमेंट अब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अब आ जाता है टॉपिक, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अब हमने जो है वो ग्लूकोज बना लिया है, अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ के उसमें से बेसिकली एनर्जी निकालनी है हमने, किसके अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। तो ऑर्गेनिज्म जो ड्राइव करते हैं एनर्जी बाय ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ फूड मॉलिक्यूल, दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर इनसाइड द सेल एंड इज टर्म्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो फूड के अंदर होते हैं उनको तोड़ के उनमें से एनर्जी निकालना इनसाइड द सेल,
ये प्रोसेस होता है, इस वजह से इस पूरे को हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन फूड मॉलिक्यूल यूज फॉर दिस प्रोसेस, और ग्लूकोज जो है उससे हम ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। आगे हम इस प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, यानी सेल के अंदर जो CH बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी का रिलीज़ करवाया जाता है, इसकी टाइप्स होती हैं। एक होती है एरोबिक और एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऐसी रेस्पिरेशन को कहते हैं जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होती है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं फूड के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ग्लूकोज जो है इसमें कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन होती है कम्प्लीटली ग्लूकोज की, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम एनर्जी रिलीज, और इसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होता है। फेजेस की बात करें तो इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और तोड़ के जो है 6 से 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो है पायरुविक एसिड जो है उसकी ऑक्सीडेशन फर्दर की जाती है। तो पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड, उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है और एनर्जी को जो है वो निकाला जाता है CH बॉन्ड में से। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जा रही है। अब हम एनएरोबिक को देखते हैं, जिसके अंदर नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि एयर जो या ऑक्सीजन जो है इन्वॉल्व नहीं होती, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ग्लूकोज जो है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन अंडरगो नहीं कर पाता, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है मौजूद, तो बर्न नहीं हो पाता। जिस तरह हमारे घर के अंदर जो मीथेन गैस आ रही है, सुई गैस, उसको अगर वो पाइप के अंदर आग क्यों नहीं लग रही, क्योंकि पाइप के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो बाहर एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे ही बाहर निकलती है गैस तो आग लग जाती है। इसी तरह जब ग्लूकोज को भी ऑक्सीजन नहीं मिलती पूरी, तो वो भी बर्न नहीं होता और कम एनर्जी रिलीज़ करता है। इसके अगर फेजेस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस तो सेम है एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का रोल नहीं है। बाद में जो ऑक्सीडेशन होनी होती है या बाद में जो रिडक्शन होनी होती है, सॉरी ऑक्सीडेशन, उसमें जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी चाहिए होती है। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की बजाय, फर्मेंटेशन। यानी पायरुविक एसिड को 2 तरीक़ों से जो है वो डिफरेंट पाथ्स पे गुजारा जाता है। एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि बैक्टीरिया और यीस्ट में होती है, और इसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल टूट के अल्कोहल में चेंज होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप जो है वो देख भी सकते हैं, इक्वेशन भी रिप्रेजेंट कर दी है मैंने। और दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये ह्यूमन के स्केलेटल मसल सेल में होती है ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। जब हमें क्रैम्प्स होते हैं मसल्स में, तो वो बेसिकली लैक्टिक एसिड की एकमुलेशन से होते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे थे तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली बॉडी को, तो बॉडी ने एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो डायरेक्टली टूट के लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। एक बार हम बुक से भी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें यही बताया गया है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अकर होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। पहला प्रोसेस क्या होता है, इसमें ग्लूकोज जो 6 कार्बन है वो टूट के 3 कार्बन पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है, और सेकंड फेज़ के अंदर जो पायरुविक एसिड है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। वहीं पे अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में काउंट करते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। पहला जो स्टेप है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पायरुविक एसिड के अंदर, वो सेम है एनारोबिक और एरोबिक का। सेकेंड फेज़ में जो है पायरुविक एसिड को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो याद रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन को, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं।
तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया और यीस्ट जो हैं वो पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और जिसकी वजह से ये जो ब्रेड है वो भी राइज़ करती है, उसके अंदर बबल से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये ब्रेड वगैरह राइस में ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है उसमें, इसीलिए जो है ये केक वगैरह जो हैं ये राइज करके अंदर उनके जो एयर स्पेसिस होती हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के मॉलिक्यूल्स ट्रैप होने की वजह से होती है। तो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का फार्मूला है, ये 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं C3H4O3, और वो कन्वर्ट हुए हैं अल्कोहल में और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। वहीं पे अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ह्यूमंस के अंदर होती है, इसके अंदर C2H6O3 जो हमारे पास है लैक्टिक एसिड वो प्रोड्यूस होता है, किससे? पायरुविक एसिड से ही। तो पायरुविक एसिड जो है उसमें 4 जो हैं वो हाइड्रोजन आए और वो चेंज हो गया लैक्टिक एसिड में। तो ये आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन को स्टडी करते हैं। तो बेसिक मेरा मकसद बुक से भी एक बार रीड आउट करवाने का ये था कि हमने तमाम जो हैं पॉइंट्स उनको कवर किया है नोट्स में। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट जो है वो मिसिंग है यहाँ पे। ये बहुत शॉर्ट लग रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लेकिन नोट्स होते ही ऐसे हैं कि शॉर्ट होते हैं, ईजीली समझ आ जाते हैं, लेकिन डाटा सारा हमने कवर किया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन की बात करें तो हिस्टोरिकल रोल आ जाता है कि पहले जब दुनिया बनी थी तो उसके ऊपर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। तो जो अर्ली ऑर्गेनिज़म हैं, जो सबसे पुराने ऑर्गेनिज़म हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो एनएरोबिकली ही रेस्पायर करते हैं, यानी ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते। ठीक है, तो ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि सबसे पहले यानी कि ये ओल्डर टाइप की है रेस्पिरेशन एनएरोबिक। एरोबिक जो है ये बाद में स्टार्ट हुई जब दरख्त वगैरह जो हैं उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू की, या ऑक्सीजन का जब कोई सोर्स मिला तो उसके बाद ये एरोबिक रेस्पिरेशन पे शिफ्ट हुए, और ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मॉडर्न एप्लीकेशन की बात करें तो बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन जो है शुगर टू मेक चीज़ एंड योगर्ट अभी तक यूज़ हो रही है। यीस्ट की फर्मेंटेशन यूज़ की जाती है ब्रेवरिंग और बेकिंग के अंदर, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के बबल जो हैं वो ब्रेड को राइज करवाते हैं। फंगस की जो फर्मेंटेशन है वो सोया सॉस वगैरह प्रोड्यूस करने में जो है वो यूटिलाइज हो रही है। इसी तरह ह्यूमन की फिजियोलॉजी जो है अगर उसको देखें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मसल्स में हेल्प करती है मीट एनर्जी डिमांड ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्टिविटी। जब यानी हम बहुत कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमें हेल्प आउट करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारे सांस काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है लेकिन स्टिल हमारे मसल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उनकी डिमांड है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैं पहले जो है बुक में तो लास्ट पे करके एनारोबिक और एरोबिक के डिफरेंस का टेबल बना हुआ है, पर मैं यहाँ पे आपको वो पहले करवाऊँगा ताकि अभी हमने जो एरोबिक एनारोबिक को पढ़ा है यहीं पे ही हम उसका डिफरेंस देखें और अभी से वो रिकॉल हो जाए। तो अभी डिफरेंस को देख लेते हैं, फिर आगे मैकेनिज़्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे। जी, तो यहाँ से हम डिफरेंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है एरोबिक के अंदर होती है, एनारोबिक में नहीं होती। दोनों का मेन डिफरेंस ये है। नंबर ऑफ एटीपी जो प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो 36 है, वहीं पे एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें कंप्लीट जो है वो ऑक्सीडेशन होती है फूड की, उसमें 36 यानी 36 एटीपी जनरेट होते हैं। वहीं पे एनारोबिक में जहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड की, उसमें सिर्फ 2 जो हैं वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा एनर्जी का डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक में। फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो एरोबिक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि ह्यूमन के अंदर भी होती है रेस्पिरेशन, तो उसमें भी प्रोड्यूस होता है। वहीं पे एनारोबिक में लैक्टिक एसिड एक में प्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोडक्ट भी दोनों के ज़रा डिफरेंट हैं। साइट ऑफ अकरेंस की बात करें तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, वहीं पे
एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितने भी ये रिएक्शंस वगैरह हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, उनके पास ऑर्गेनेल्स नहीं होती डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। इम्पोर्टेंस की बात करें तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है मोस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए, मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। वहीं पे एनारोबिक की बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एरोबिक इन ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक तो एनारोबिक के लिए है, लेकिन एरोबिक भी जब उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो इस प्रोसेस के तहत जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सोर्स ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स एथेनॉल, चीज़ वगैरह। ठीक है, इसके अलावा हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो एथेनॉल, चीज़ वगैरह जो है वो भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं एनारोबिक की वजह से। अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो मैकेनिज़्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन को समझते हैं। सबसे पहले जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप्स में होती है। ग्लाइकोलाइसिस होती है जिसमें ग्लूकोज टूट के 6 कार्बन ग्लूकोज होता है, 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाता है जिसे हम पायरुविक एसिड बोलते हैं। 2 बन जाते हैं क्योंकि 6 कार्बन था, उससे 2 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में होता है, इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता, इसलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये प्रोसेस होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ये प्रोसेस होता है। उसके बाद दूसरा जो काम है वो है ऑक्सीडेशन है मज़ीद फूड की, वो इसमें जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कर्ब साइकिल कहलाता है। तो पहला जो ग्लाइकोलाइसिस है अगर उसको हम देखें तो लोकेशन उसकी साइटोप्लाज्म है। जो एनारोब मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर भी ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस वाला सेम होता है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन से 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन प्रोड्यूस हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कार्बन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये आगे चेंज हो रहा है 2 पायरुविक एसिड के 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में, और इसमें जो है एटीपी जो है वो उसकी एनर्जी यूटिलाइज हुई है। NADH भी क्रिएट हुए हैं और 4 ATP भी क्रिएट हुए हैं। तो 2 ATP यहाँ पे यूज़ हुए, 4 यहाँ पे क्रिएट हुए, मतलब 2 जो हैं इस्तेमाल हो गए 4 में से, तो 2 ही नेट जो हैं वो हमें मिले और 2 साथ हमें NADH मिले। तो 2 ATP टोटल हमें मिले और 2 NADH। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूँ, टोटल हमारे पास यहाँ पे देखें 4 ATP प्रोड्यूस हुए, लेकिन यहाँ पे उनमें से 2 ATP जो हैं वो अगेन रीयूज़ हो गए। तो हमें जो 4 में से 2 जो यूज़ हो गए तो बाकी 2 ही हमारे पास बचे, तो इसलिए हमने लिखा कि 2 ATP हमें मिले जब ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड में चेंज हुआ, और 2 NADH हमें मिले। तो नो ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड आल्सो अकर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट कर्ब साइकिल पे मूव करते हैं। कर्ब साइकिल के अंदर क्या होता है और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। लोकेशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है ये। मैट्रिक्स के अंदर यानी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है इनर, बल्कि मैट्रिक्स में ये रिएक्शन हो रहा होता है कर्ब साइकिल। अब कर्ब साइकिल को अगर हम देखें तो इसमें जो 3 कार्बन पायरुविक एसिड था वो एक एंजाइम से मिलता है जिसे हम कहते हैं को एंजाइम। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये को एंजाइम है, इसके साथ मिलके ये बन जाता है एसिटाइल को ए, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। तो ये पायरुविक तो 3 कार्बन था, तो 1 कार्बन किधर गया, 1 कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई जो कि रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। तो अब हमारे पास है एसिटाइल को ए, और इसकी फॉर्मेशन में भी हमें एक NADH मिल रहा है, ये भी आपने नोट करना है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, इनसे आगे हमने ATP जनरेट करवानी है, इसलिए इनको जो है आपने याद रखना है। फिर जब एसिटाइल को ए जो है एक ऑक्सीडेशन में से गुजरा, एक प्रॉपर साइकिल में ऑक्सीडाइज हुआ, तो उसके नतीजे में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हुई। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मज़ीद 3 NADH प्रोड्यूस हुए, मज़ीद ATP प्रोड्यूस हुए और मज़ीद FADH2। FADH2 भी जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, जैसे NAD था वैसे ही FAD भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन से हमें मिले, प्रॉपर ऑक्सीडेशन जब हुई। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर ये किस तरह से क्या क्या चेंजेस आए ये नहीं समझने, क्योंकि ये हमने जो है FSC के अंदर जाके डिटेल से स्टडी करना है। अभी आपने जस्ट ये समझना है कि ऑक्सीडेशन से हमें क्या चीज़ें मिली, ATP,
NADH और FADH2, ये चीज़ें हमें जो हैं इस सारे रिएक्शन में मिली। नेक्स्ट जो स्टेप होता है कर्ब साइकिल का, वो होता है इलेक्ट्रॉन, कर्ब साइकिल के बाद वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस के अंदर, अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसे ETC बोलते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब कर्ब साइकिल कहाँ हो रहा था, मैट्रिक्स में, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही है। यहाँ पे जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बने थे NADH और FADH2, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाएंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे मूव करेंगे तो अपनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे ATP की जनरेशन में। तो यहाँ पे देखें NADH जब वापस अपना जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 3 ADP को ATP में चेंज करेगा, और ऑक्सीजन को अपने हाइड्रोजन देगा, और क्या बनेगा, वाटर। तो जो हमारे पास रेस्पिरेशन में वाटर प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली ये हाइड्रोजन देने की वजह से प्रोड्यूस हुआ। तो 3 ADP को ATP बनाया एक NADH ने, और वाटर जो ऑक्सीजन थी उसको हाइड्रोजन दे के H2O भी बनाया। उसके बाद FADH2 की बात करें तो उसने 3 ATP प्रोड्यूस नहीं किए बल्कि 2 ATP प्रोड्यूस किए हैं और वाटर भी प्रोड्यूस किया। तो इस तरह ये जो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन आयन थे वो इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ATP प्रोड्यूस करके, और वाटर को रीजनरेट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH और FADH2 जो है उन्होंने ATP प्रोड्यूस किए, एक NADH ने 3 ATP प्रोड्यूस किए, वहीं पे FADH2 ने 2 ATP प्रोड्यूस किए, और साथ जो है वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट हुआ। नेक्स्ट अब हम एंड प्रोडक्ट को यहाँ पे आप देख लें, वाटर और हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन जो हैं इनसे वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, और साथ ही एनर्जी रिच ATP भी मिल रहे हैं। आपकी बुक में ये वाला टेबल भी लास्ट पे दिया गया है, इसे ना एनर्जी बजट का टेबल कहते हैं। बेसिकली इसमें हमने काउंट करने होते हैं टोटल कितने ATP हमें जो हैं वो मिले हैं। तो इस वजह से मैं ये जो है फौरी बाद उसके आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से हम एक बार एनर्जी का बजट काउंट कर लें कि कितने हमें जो है वो ATP हमें टोटल मिले हैं। तो टोटल आपने याद रखना है 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं जब हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो किस तरह से ये बने हैं उनको अब हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि जब ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड में चेंज होता है तो टोटल 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 2 जो हैं वो इस प्रोसेस में यूटिलाइज भी हो रहे होते हैं। तो हम 4 में से 2 को निकाल देते हैं क्योंकि 2 तो वहीं पे यूज़ भी हो गए हैं। तो हमें सिर्फ नेट जो मिले हैं वो 2 ATP मिले। ठीक है, नेट हमें जो एट द लास्ट बचते हैं जितने यूज़ होने के बाद, वो टोटल 4 प्रोड्यूस हुए थे लेकिन नेट जो हैं उनमें से वो 2 ATP बचे क्योंकि 2 यूटिलाइज हो गए। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस से ही हमें 2 NADH के मॉलिक्यूल भी मिले थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने पढ़ा था कि एक NADH जो है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे 2 NADH ने 4 ATP प्रोड्यूस किए हैं। यहाँ पे यही सारी कन्फ्यूजन होती है इस एनर्जी बजट में, ये मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें कि बाकी जो है NADH वो 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे देखें जब पायरुविक एसिड एसिटाइल CoA बना उसमें भी NADH जो रिलीज़ हुए थे 2 हुए थे, तो उन्होंने टोटल कितने ATP प्रोड्यूस किए, 6। यानी एक ने 3 और दूसरे ने भी 3, तो टोटल 6 ATP प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे 4 क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सबसे जो है वो मुश्किल और उलझा देने वाला सवाल होता है। तो इसको आपने यूँ याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो जब मूव करना है ग्लाइकोलाइसिस से, आपने अब अगला जो NADH ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कर्ब साइकिल वगैरह जो है वो जहाँ पे होने हैं वो कहाँ होने हैं, वो होने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक जो ट्रांसपोर्ट करवाना है NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में साइटोप्लाज्म में बना है, अब उसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो सेल की एनर्जी लगती है इसको ट्रांसपोर्ट करवाने में, और उसमें 2 ATP जो हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे
टोटल 6 बनने चाहिए एटीपी, लेकिन उसमें से 2 एटीपी जो हैं वो हम माइनस इस वजह से कर देते हैं कि 2 एटीपी हमारी जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में या ज़ाया हो गए, तो इस वजह से टोटल 4 हमें जो हैं वो एटीपी यहाँ पे मिले। तो ये बस आपने याद रखना है, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, NADH का एक मॉलिक्यूल हमेशा 3 ही प्रोड्यूस करता है, ये अपने जहन में आप बात क्लियर कर लीजिए। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो 2 NADH पायरुविक एसिड जब कोई एंजाइम से मिला तो उस वक़्त बने थे, और फिर कर्ब साइकिल के अंदर हमें 2 ATP टोटल मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 ATP हमें मिले कर्ब साइकिल में, 6 NADH मिले, और एक NADH जो है वो आपको पता है 3 बनाता है, तो 6 3s are 18, टोटल 18 ATP हमें मिले। उसके बाद अगर हम देखें तो एक FADH जो है वो 2 ATP प्रोड्यूस करता है, तो 2 FADH मिले थे कर्ब साइकिल में हमें, तो 2 2 4, टोटल ATP हमारे पास 4 बन गए। अब इन तमाम ATP को अगर आप सम अप करें तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, और 18 2 टाइम 36, तो टोटल हमारे पास एक ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 36 ATP हमें नेट ATP मिलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वैसे कितने मिलते हैं, ओवरऑल हमें 38 मिलते हैं, लेकिन उसमें से 2 जो हैं वो यूटिलाइज हो गए हैं, तो इस वजह से हमें नेट जो हैं वो 36 ATP मिलते हैं। ये आपने याद रखना है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 36 ATP मिल रहे हैं, और एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP मिलते हैं, तो इस लिहाज से आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी। एटीपी को हम किन किन कामों में यूटिलाइज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे एटीपी जो है वो यूज़ होती है। तो रेस्पिरेटरी एनर्जी जो है वो इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज़ होती है। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मूव करने के लिए, स्केलेटल मसल्स वगैरह, तो उसमें एनर्जी एटीपी की शक्ल में यूटिलाइज़ होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो जब मॉलिक्यूल को, एक तो डिफ्यूजन है ना कि हायर से लो जो है वो खुद ब खुद मॉलिक्यूल मूव कर जाते हैं, लेकिन अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट लो से हायर की तरफ लेके जाने हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और उसमें भी एनर्जी यूज़ होती है। जैसा कि यहाँ पे भी हमने नीचे पढ़ा था कि यहाँ से जब हमने साइटोप्लाज्म से NADH जो है उनको मूव करवाया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो हमारे 2 ATP ज़ाया हो गए थे उस एनर्जी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने की वजह से। फिर है बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस में भी जो एटीपी का एनर्जी का रोल प्ले करती है, लाइक प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस जब हो रही होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट ये एक प्रोसेस है लाइफ को कंटिन्यूस रखने के लिए, इसमें भी एटीपी यूटिलाइज होता है। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन, जो जितने भी सिग्नल्स हैं नर्व इम्पल्स पर, सोडियम पोटाशियम जो हैं, आयंस वगैरह जो हैं, उनके चेंजेस वगैरह, वो भी सारे जो हैं वो एक्टिवली एटीपी एनर्जी से एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी एटीपी यूज़ की जाती है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस में भी एटीपी ही यूज़ की जाती है। तो ये हैं यूजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। लास्ट टॉपिक जो है अब हमारे पास वो है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस है, जिसमें हम इस टेबल से जिसको समझेंगे। टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि 2 टाइप के होते हैं, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म में, और एक एनाबॉलिक। एनाबॉलिक के अंदर जो है वो 2 जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं उनको जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रहा है, और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ के कैटाबॉलिक प्रोसेस किया जा रहा है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी को CH बॉन्ड में स्टोर करवाया जाता है फोटोसिंथेसिस में, लाइट एनर्जी को। वहीं पे रेस्पिरेशन में उस CH बॉन्ड को तोड़ के जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ATP में। फिर ऑर्गेनिज्म ऑफ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस, सम बैक्टीरिया, आर एल्गी और ऑल प्लांट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं।
वहीं पे रेस्पिरेशन जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस करते हैं। रेस्पिरेशन के बगैर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होती है। फोटोसिंथेसिस क्या है? बेसिकली फूड को बनाना और फूड को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालना क्या है? रेस्पिरेशन। तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म चाहे वो फूड बना भी लें तो फूड को तोड़ के एनर्जी तो अभी भी उन्होंने बनानी है ना। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस जिनके अंदर होती है उनके अंदर भी रेस्पिरेशन होना लाजमी है। साइट ऑफ अकरेंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है सिर्फ, और क्लोरोप्लास्ट या जहाँ पे क्लोरोफिल हो वहाँ पे मोस्टली होता है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। टाइम ऑफ अकरेंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस डे टाइम ओनली होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट में, जबकि रेस्पिरेशन ऑल टाइम होती रहती है। दिन के टाइम भी एनर्जी चाहिए, रात को भी एनर्जी चाहिए, तो हर टाइम होती रहती है। तो ये थे आज का हमारा चैप्टर। आई होप सो आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपकी थॉट्स हैं उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और